सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे अध्याय 1 का वास्तविक संख्याएं हैं। प्रश्नावली 1.3 के बनाने से पहले उसका परिचय हम लोग सीखेंगे कि इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में, प्रश्नावली में हमने क्या पढ़ना है। और इसमें हम लोग सिद्ध करना सीखेंगे कि अपरिमेय संख्या की अपरिमेयता सिद्ध करें। सीखेंगे कैसे कि रूट 2 जो है, रूट 2 वर्गमूल 2 का एक अपरिमेय संख्या है, वो कैसे हम लोग सिद्ध करेंगे। रूट 3 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, वो कैसे होगा। वो सभी संख्याएं जितने भी एग्जाम्पल है वो भी हम सीखेंगे, है ना, उदाहरण। तो चलिए हम लोग देखते हैं, शुरू करते हैं। तो आप लोगों ने पहला एक्सरसाइज में सीखा था कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है, लेकिन उसे थोड़ी सी कम जगह समय में हम थोड़ा सा एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देते हैं, क्योंकि आगे अभी जो हम लोग अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे तो उसमें हमें जरूरत पड़ेगी। तो उसके बारे में आपको अगर पता रहेगा तभी तो आप सिद्ध कर पाएंगे, है ना। तो चलिए देखिए, हमारे पास जो नाम है अध्याय का, क्या है, वास्तविक संख्या। क्या है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है ना। वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है। एक होता है दशमलव वाली संख्या, एक होती है बिना दशमलव वाली। एक होती है दशमलव के साथ, दशमलव के साथ, एक होती है बिना दशमलव के, बिना दशमलव के साथ। ओके, तो यहाँ पर देख लेते हैं, पहले बिना दशमलव वाला सीखते हैं क्या क्या था, और फिर दशमलव वाला सीखते हैं कि क्या क्या था। देखिए, दशमलव वाले में जो भी हमारे पास -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ऐसे दोनों तरफ नंबर आपको पता है कि बढ़ती चली जाती है। तो ये सभी पूरे नंबर क्या कहलाते हैं, ये पूरे नंबर हमारे पास पूर्ण संख्या कहलाती है। क्या कहती है, पूर्णांक कहलाती है। पूर्ण संख्या नहीं, पूर्णांक कहलाती है। क्या कहलाती है, पूर्णांक कहलाती है, पूर्णांक कहलाती है। लेकिन इसमें जब हम 1, 2, 3 और आगे बढ़ते चले जाएंगे, 4, 5, 6, जो भी हमारे पास गिनती के नंबर है, गिनती वाली संख्या है, वो सब क्या हो जाती है, प्राकृतिक संख्या हो जाती है। यानी यहाँ से लेकर के, यहाँ से यानी क्या, एक से लेकर के बाकी सब अनंत तक जब जाएंगे तो ये सभी क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या। क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या। क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या। लेकिन अब अगर हम यहाँ से, ये तो यहाँ से था, लेकिन जब हम जीरो से लेकर के सभी संख्याओं को देखें तो वो सभी क्या हो जाती है, पूर्ण संख्या हो जाती है। क्या हो जाती है, पूर्ण संख्या हो जाती है। इतना तो पता है, बस इतना ही होता है बिना दशमलव वाली संख्या। बिना दशमलव वाली संख्या बस वही होती है, एक पूर्णांक होता है, प्राकृतिक संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, बस इतना। इसके अलावा बिना दशमलव वाला संख्या कोई है ही नहीं, है ना। तो अब सीखते हैं हम लोग दशमलव वाली संख्या क्या क्या होती है। देखिए, दशमलव वाली संख्या में 3 तरह के दशमलव वाली संख्याएं होती हैं। क्या क्या सीखते हैं पहले। देखिए, जब दशमलव किसी भी संख्या के बाद, किसी भी, जरूरी नहीं है यहाँ पर मैंने एक लिखा तो एक ही होगा, किसी भी संख्या के बाद जब दशमलव के बाद कोई संख्या 2 आ जाए, 3 आ जाए, या फिर 5 आ जाए, कितनी भी संख्या हो जाए, ठीक है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पॉइंट के बाद जब संख्याओं का जब अंत हो जाएगा, रुक जाएगा, है ना, 2, 3, 4, 5, 6 संख्या लिखने के बाद रुक जाता है। जब हम किसी भी संख्या में जब भिन्न में होता है, 2/5 है, जब इसको भाग करेंगे तो ये दशमलव में आएगा। और जब दशमलव में आएगा, जैसे 0 क्या आएगा, 4 आएगा। तो जैसे ये दशमलव के बाद ये संख्या रुक गई, इसके बाद क्या आ गया, हमारे पास शेषफल 0 आ गया। तो ये क्या हो जाती है, ऐसी संख्याओं का हम क्या कहते हैं, ऐसे संख्याएं हमारे पास शांत कहलाती है। क्या कहलाती है, दशमलव प्रसार इसके क्या होता है, शांत होता है ना, शांत होता है। पहला टाइप ये होता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा में दशमलव के बाद जो संख्याएं क्या होती है, बार बार एक ही तरह की संख्याएं आ जाती है, बार बार एक ही तरह की संख्याएं आ जाती है। जैसे ये
क्या हो रहा है, दशमलव के बाद बार 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 एक ही संख्या हो रही है और इसका अंत नहीं हो रहा है, ये अनंत तक चलती चली जाती है, ऐसी ही संख्याएं आती है और एक ही तरह की संख्याएं आती है, ठीक है। या फिर 2.34343 देखो यहाँ पर एक संख्या रिपीट हो रही थी, बार बार आ रही थी, यहाँ पर दो संख्याएं क्या हो रही है, बार बार आ रही है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। दो संख्या तीन संख्या बार बार एक ही तरह से रिपीट जब होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं दशमलव प्रसार। उसका क्या होता है, शांत तो होता है, अशांत होता है, लेकिन अशांत होता है, क्या होता है, दशमलव प्रसार अशांत होता है, क्योंकि ये संख्या खत्म नहीं हो रही है, लेकिन आवर्ती कहलाता है। क्या कहलाता है, आवर्ती। आवर्ती का मतलब बार बार एक ही संख्याएं आ रही है दशमलव के, बस उसे आवर्ती संख्या कहते हैं। और तीसरा तरीके का संख्या ये होता है, तीसरे तरीके की संख्या ये होती है कि जब दशमलव के बाद बहुत सारी संख्याएं तो आती है, बहुत सारी की संख्याएं तो आती हैं, है ना, जरूरी नहीं है कौन सी संख्या आएगी, कोई भी संख्या आ सकती है, लेकिन वो अनंत तक चलती चली जाती है। तो इसमें क्या हो रहा है कि संख्याओं का एक ही तरीके संख्याएं नहीं आ रही है लगातार, जैसे इसमें आ रही थी लगातार एक ही तरह की संख्या आ रही थी, इसमें वो बात नहीं होती है। और क्या होती है, ये अनंत तक चलती चली जाती है, अनंत तक ये भी जा रही है, लेकिन इसमें संख्याओं का एक ही संख्याओं का क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, इसमें एक ही संख्या बार बार नहीं आ रही है। तो इसको कहते हैं, ये भी दशमलव प्रसार इसका क्या होता है, अशांत तो होता है, अशांत तो होता है, लेकिन अनावृत्ति होता है। क्या होता है, अनावर्ती होता है, अनावर्ती होता है, अनावर्ती। इसका मतलब क्या है, अब देखो जो संख्याएं शांत होती हैं और अशांत आवर्ती होती हैं, तो इन दोनों संख्याओं को मिला करके हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। ये दोनों संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्या। और यही संख्याएं जो होती है ना, अशांत अनावृत्ति, वही क्या होती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है, संख्या कहलाती है। और इस संख्याओं को हम लोग p/q के रूप में लिखते हैं, p/q के रूप में, जहाँ पे q जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है, और p और q जो है, p और q जो है हमारे पास, p और q जो होता है, p और q जो होता है वो क्या होता है, एक पूर्णांक होता है। क्या होता है, पूर्णांक होता है ना। यहीं पर यहाँ पर भी वही का काम होता है कि ये अपरिमेय संख्या तो होता है, लेकिन इसका रूप जो होता है p/q के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, है ना, p/q के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं। और जहाँ पर q जो होता है वो 0 के बराबर भी नहीं होता है, वही सब समस्या है। और p और q क्या होता है, p और q जो है हमारे पास वो एक पूर्णांक भी होता है, p और q क्या होता है, पूर्णांक होता है। अब पहचान क्या क्या होती है अपरिमेय संख्या की, वो भी सीख लीजिए। पहचान क्या क्या होती है, ये ऐसे एक संख्या तो दशमलव प्रसार में आती है, वो संख्या समझ में आता है। दूसरी हमें एक वर्गमूल में आता है, रूट में, इसको क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। इस लाइन को क्या कहते हैं, रूट कहते हैं, या फिर हिंदी में वर्गमूल कहते हैं। तो वर्गमूल इस तरीके के आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा, ये इस तरीके से 5 आ जाएगा, 4 नहीं, 4 का वर्गमूल 2 हो जाता है, तो वो 4 नहीं होता है, अपरिमेय संख्या है ना। तो ये 6 इस तरीके की संख्याएं जो रूट में आती है वो सभी क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या। एक हमारे पास ये पाई है, ये भी एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है ना। तो अभी हम लोग सीखेंगे कि ये 2, 3, √2, √3 कैसे अपरिमेय संख्या है, इसे हम सिद्ध भी करना सीखेंगे, है ना। तो आप एक और देख लेते हैं, बात सीख लेते हैं कि जब देखो परिमेय संख्या को हम लोग r से सूचित करते हैं, ठीक है, और अपरिमेय संख्या को हम लोग i से सूचित करते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए, जब परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ते हैं
परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ते हैं तब भी हमें अपरिमेय संख्या मिलेगा। एग्जाम्पल भी, उदाहरण भी इसका देखेंगे अभी। जब परिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या को घटाएंगे तब भी अपरिमेय संख्या मिलेगा। अपरिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटाएंगे तब भी अपरिमेय संख्या मिलेगा। अब परिमेय, अपरिमेय और परिमेय को दोनों को जब गुना करेंगे तब भी अपरिमेय मिलेगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कंडीशन अलग हो जाता है कि जब दो अपरिमेय संख्याओं को गुना करेंगे तो यहाँ पर दो कारण हो सकता है, दो उत्तर आ सकता है। पहला आ सकता है कि एक परिमेय संख्या होता है, ये अपरिमेय हो सकता है, या फिर दूसरा परिमेय भी हो सकता है। क्या हो सकता है? परिमेय भी होता है। तो इन सभी का हम क्या कर लेते हैं, एक बार उदाहरण देखते हैं। क्या देखते हैं? उदाहरण देखते हैं। देखो दो क्या है, दो क्या है, यहाँ पर आर क्या है? परिमेय। तो देखो परिमेय के लिए 2 लिख देते हैं परिमेय, और अपरिमेय के लिए √3। हमने बताया कि √3 क्या है? एक अपरिमेय है। अभी सिद्ध करेंगे कि कैसे अपरिमेय है ना। देखो दूसरा क्या है? दूसरा है हमारे पास 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में से अपरिमेय को घटाते हैं तो ये दोनों संख्या मिलकर क्या बन गई? एक अपरिमेय संख्या बन गई। ये भी मिलकर क्या बन गई? पूरा 2 माइनस √3 बन गई एक अपरिमेय संख्या। उसी तरीके से ये हो गया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे √3 माइनस 2, इसमें लिखेंगे 2 गुना √3, ये भी एक अपरिमेय संख्या बन गई। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अपरिमेय गुना अपरिमेय, हम क्या करते हैं? √2 गुना √3 करते हैं तो ये क्या आता है? √6 आता है। क्या होता है? √6 आता है। अंदर से गुना हो जाता है और रूट जो होता है दोनों को ऊपर आ जाता है, तो यहाँ पर हो जाता है √6। तो ये √6 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि एक परिमेय भी हो जाता है। अपरिमेय और अपरिमेय गुना करने के बाद परिमेय भी हो जाता है। तो कैसे हो जाता है? जब एक ही तरह के 2 अपरिमेय को गुना करते हैं, जब एक ही तरह के 2 अपरिमेय को गुना करते हैं तो एक परिमेय बनकर निकलता है। क्या बनकर निकलता है? एक परिमेय संख्या बनकर निकलता है। इस तरीके से होता है। तो आप इसको नोट कीजिए, तब हम लोग सीखेंगे कि √2 √3 एक अपरिमेय संख्या है, कैसे है वो हम सिद्ध करेंगे, है ना। तो आप इसे नोट कर ले पहले। चलिए अब हम लोग सिद्ध करेंगे कि √2 एक क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। कैसे अपरिमेय संख्या है वो हम लोग सिद्ध करना सीखेंगे यहाँ पर। उससे पहले एक थ्योरम हमें जानना बहुत जरूरी है। क्या थ्योरम है? हमें एक थ्योरम जानना बहुत जरूरी है कि अगर P कोई अभाज्य संख्या है, अभाज्य तो पता होगा आपको, अभाज्य मैंने बताया था पिछले ही क्लास में, है ना। अभाज्य संख्या है तो P किसी a² को जब भाग करेगा तो P a को भी भाग दे सकता है। इसका मतलब अगर कोई एक हमारे पास P अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो खुद के से और एक के अलावा किसी भी संख्या से नहीं कटती है ना। तो जब P संख्या है, एक P से कोई संख्या है, अगर किसी a² संख्या को, a² मतलब का a के वर्ग की संख्या को अगर जब वो भाग देगा या भाग करेगा तो जब P जो होगा a को भी भाग करेगा। यानी हमारे पास एक एग्जाम्पल है, उदाहरण समझिए। यहाँ पर उदाहरण समझिए, उदाहरण मान लेते हैं कि 2 क्या है? 2 एक अभाज्य संख्या है। तो अगर 2 जो होगा अगर भाग देगा किसको? 2 जो है भाग देगा किसको? 4 के स्क्वायर को, 4 के वर्ग को अगर भाग देगा। 4 का वर्ग कितना होता है? 16 होता है। यानी 2 16 का अगर भाग देगा, है ना, तो 2
दो जो है वो दो जो है चार को भी भाग देगा, भाग देगा, है ना। इसका मतलब क्या है, समझ गया ना, कि जब दो जो है अगर चार के स्क्वायर को भाग दे सकता है तो दो चार को भी भाग दे देगा, है ना। तो यही नियम के अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे और सीख लीजिए कि जब भी अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए पहले हम उसे हम परिमेय संख्या मान लेंगे कि है वो। तो हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पर कि माना कि √2 जो है एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। अगर वो परिमेय संख्या है और वो क्या है, परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या है तो √2 को हम क्या लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो है p और q क्या है, सामान्य रूप में है, p और q क्या है, सुनिए समझिए, यहाँ पर p और q जो है, p और q क्या है, सह अभाज्य संख्या है। क्या है, p और q जो है सह अभाज्य संख्या है। और जो लोग नहीं जानते हैं कि सह अभाज्य संख्या क्या होता है, उनको मैं बता दूं कि जो संख्या सह अभाज्य संख्या होती है तो उनका HCF जो होता है, HCF जो होता है ना, HCF जो होता है वो क्या होता है, एक हो जाता है। उसका HCF क्या होता है, एक हो जाता है। इतना याद रखिएगा कि जब p और q कोई भी संख्या हो और वो सह अभाज्य संख्या होती है तब उसको क्या कहते हैं, उसका HCF जो होता है 1 हो जाता है। जैसे 2 और 3 जो है एक सह अभाज्य संख्या है, दोनों अभाज्य भी है और सह भी है, सह मतलब साथ में होना। तो जब दो अभाज्य संख्या एक साथ होती है तो उनका HCF क्या हो जाता है, एक हो जाता है, तभी उन्हें हम क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर p और q क्या है, सह अभाज्य संख्या है। और एक और बात समझ लीजिए, सह अभाज्य संख्या मतलब क्या होता है कि जब मान लेते हैं 3/9 लिखा हुआ है, तो इसको जैसे ही हम लोग कटाएंगे तो न्यूनतम रूप में आएगा 1/3 आ जाएगा। अब 1/3 को हम कभी नहीं कटा सकते हैं, 1/3 को हम लोग कभी नहीं कटा सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सह अभाज्य संख्या हो जाएगा। यहाँ समझ गए आप लोग ना, इतना समझ गए। चलिए अब इसकी आगे की बात हम लोग करते हैं। जब इसकी सह अभाज्य संख्या है, अब इसके आगे की हम लोग बात करते हैं। समझिए यहाँ पर जब q जो है यहाँ पर p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो q इसके साथ गुना हो जाएगा, बराबर के इधर आएगा, तो इधर भाग में है, इधर आएगा तो गुना हो जाएगा, तो √2 गुना q बराबर p हो जाएगा, ठीक है। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है ना, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, आगे हम इसकी जरूरत पड़ेगी। अब क्या करते हैं, इसका वर्ग करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर कैसे वर्ग करना पड़ेगा, जब दोनों तरफ वर्ग लगा दीजिए आप, तो यहाँ पर 2 का वर्ग क्या होगा, √2 का वर्ग 2 हो जाएगा, q का वर्ग q² हो जाएगा, है ना, और p का स्क्वायर p² हो जाएगा। इतना समझ गए आप। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए q वर्ग को यहीं पर रहने देते हैं, 2 को उधर ले जाते हैं, p² हो जाएगा। तो हमने अभी सीखा है यहाँ पर देखिए कि जब p कोई भी संख्या हो सकता है, a² कोई भी संख्या हो सकता है, यानी p जब किसी भी a² को जब भाग देगा तो p जो होगा a को भी भाग देगा, है ना। तो यहाँ पर कहिएगा p² है, उल्टा हो गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर p का मतलब है, वहां पर p का मतलब है अभाज्य संख्या, तो 2 का मतलब है यहाँ पर अभाज्य संख्या, 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, और a² के जगह पर यहाँ पर p लिखा हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पर कहा गया कि 2 जो है p² को वर्ग भाग से दे सकता है, तो हम लोग उसी नियम के अनुसार हम लोग लिख सकते हैं कि जो p होगा वो 2 से भाग हो जाएगा, p क्या होगा, 2 से भाग हो जाएगा। तो इन दोनों को हमने भाग किया, p² को 2 से भाग किया तो q आएगा, स्क्वायर आया, है ना। तो जब p को q से 2 से भाग देंगे तब भी तो कोई आंसर आएगा, तो हमें पता नहीं है, तो उसको मान लेते हैं हम c, क्या किया, माना, है ना, माना मतलब मान लिया,
चलो मान लिया है ना, मान लिया कि p जो है p/2 का मान c आ गया है ना। अब क्या करते हैं, लिखते हैं। अब दो को उधर ले जाते हैं तो p बराबर में 2c हो जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, इसकी भी आगे हमें जरूरत पड़ेगी है ना। अब देखो p का मान यहाँ पर देखो है समीकरण 1 में कि p का मान क्या लिखा हुआ है, √2q लिखा हुआ है, तो p की जगह पर लिख देंगे √2q बराबर में 2c। अब कहाँ से आया ये √2q, वहां से लिखेंगे कि समीकरण 1 से, कहाँ से आया, समीकरण 1 से आया, तो यहाँ पर लिख देंगे कि समीकरण 1 से आया। अब देखो क्या करेंगे, अब इसके बाद हम लोग इसका स्क्वायर करते हैं, वर्ग करते हैं, यानी दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, है ना, दोनों तरफ जैसे ही हम लोग वर्ग करेंगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है, देखेंगे यहाँ पर क्या आ गया, 2 आ गया और q² हो गया, और ये दो दोनों का 4 और c² हो गया। तो 4 इधर आएगा तो क्या होगा, भाग लगेगा, या फिर 2 से यहीं से भाग दे दो तो ये क्या आ गया, 2। तो यहाँ के बाद आगे हम यहाँ से लिखते हैं, देखिए क्या लिख देंगे, यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर 2 बचा तो 2 इधर आएगा भाग में, तो q बराबर q²/2 बराबर में c² आ रहा है, क्या आ रहा है, c²। तब हम इस नियम के अनुसार फिर यहाँ पर देखेंगे q² कोई संख्या है, उसको 2 भाग दे रहा है, 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो हम लिखेंगे कि तब हमारे पास, और इसको एक बार और लिख, हाँ इसको क्या करेंगे, इसको लिख देंगे कि q/2 भी 2q को भी भाग देगा, क्यों, क्योंकि 2q² को भाग देगा, इसलिए 2q को भी भाग देगा, तो इसका भी कुछ मान आएगा, इसका भी तो कुछ मान आएगा। जैसे यहाँ पर इसका मान आया था ना, यहाँ पर भी कुछ मान आया था, तो हमने मान लिया था, तो इसको भी मान लेते हैं, कुछ मान आएगा, d मान लेते हैं, मान लिया हमने, मान लिया है ना, कोई मान आया तो क्या मान आया, मान लिया कि हमने d आया है ना, मान लिया, समझिएगा ध्यान से, है ना। अब क्या करेंगे, अब करेंगे क्या, q बराबर 2d लिख देंगे। अब इसको मान लेते हैं समीकरण हम लोग 3। अब समीकरण, अब लिखते हैं यहाँ पर समीकरण, अब हम लोग का बन गया समीकरण 2 3 से, 2 और 3 से, 2 और 3 से, तो 2 और 3 से क्या क्या लिखा है, 2 में क्या लिखा हुआ है, p बराबर में 2c, और q समीकरण 3 से q बराबर में 2d। अब यहाँ पर देखो p बराबर 2c है और q बराबर 2d है ना, तो इन दोनों में कुछ गुणनखंड है, दोनों में क्या है, 2 गुणनखंड है, समान है, उभयनिष्ठ है। जब 2 उभयनिष्ठ दोनों में है तो इसका मतलब क्या, p और q का दोनों का गुणनखंड 2 है, और जब गुणनखंड 2 होता है तो HCF 1 कैसे हो जाएगा, किसी भी संख्याओं का गुणनखंड जो है 1 से बेसी रहता है, 1 से ज्यादा रहता है, तो उसका गुणनखंड 1 कैसे हो जाएगा, इसका मतलब गलत है ये। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अब कि हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, देखिए इसको पहले हम लोग हटा दे क्या, चलिए छोड़ देते, रहने देते हैं। P और Q जो है, P और Q क्या हो रहा है, 2 से Q में 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। P और Q में क्या है, 2 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो HCF 2 HCF जो होगा P और Q का 2 नहीं 2 है, एक नहीं हो सकता, इस तरीके से लिखेंगे हम लोग, नहीं हो सकता।
है। हमने देखा कि जब दो गुणनखंड एक साथ है तो P और Q का दो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो HCF जो होगा P और Q का एक नहीं हो सकता है। हमें क्या चाहिए था, एक होना चाहिए था ना, एक माना था। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः हमारा माना हुआ, अतः P और Q, अतः √2 जो है √2 एक परिमेय संख्या मानना गलत है। अतः लिखेंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो मान लेते हैं कि P और Q क्या है, P और Q में दो उभयनिष्ठ है, और उभयनिष्ठ में गुणनखंड जो होता है एक होना चाहिए। और यहाँ पर क्या आया था, 2 आया था, तो HCF हमें एक चाहिए था, तो नहीं हो सकता है। तो अतः 2 एक क्या है, परिमेय संख्या मानना हमारे पास गलत हो जाएगा। अतः हम लिख देंगे कि 2 क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसे आप नोट कीजिए, इसे बताने में हमें समस्या थोड़ी देर लग गई है ना। तो आगे अगर आप सीख गए हैं तो आगे क्वेश्चन आप लोग आराम से बनाएंगे। इसे जरूर नोट कर लीजिएगा, ये एक परिमेय है ना। तो चलिए ये सब सिद्ध करके सीखिए आप, इसके बाद हम लोग सीखते हैं। चलिए अब हम लोग सीखेंगे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, कैसे है वो हम लोग सिद्ध करेंगे, जो कि उदाहरण नंबर हमारा 9 है। चलिए अभी √2 को आपने सीख लिया होगा अच्छे तरीके से, तो इसे आराम से सीख लेंगे और बना भी लेंगे। मान लेते हैं आपने सीखा कि किसी भी परिमेय संख्या को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए उसे हम परिमेय मानते हैं। तो माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। मान लिया अगर परिमेय संख्या है, तो कोई भी अगर परिमेय संख्या होती है तो उसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं, P/Q के रूप में, जहां पर Q क्या होता है, एक 0 के बराबर नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पर हमने सीखा है कि P/Q जो होगा, P और Q जो होता है सअभाज्य होता है। क्या होता है, सअभाज्य होता है, सअभाज्य संख्या होता है। और सअभाज्य संख्या का मतलब होता है कि HCF जो होगा, HCF P और Q का है ना, P और Q का HCF जो होगा वो 1 होगा। क्या होगा, HCF 1 होगा। तो चलिए अब अगर HCF 1 होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, Q को उधर ले जाते हैं तो √3Q लिख देंगे, Q नहीं लिख देंगे, सही लिखेंगे, बिल्कुल लिख देंगे। इसको मान लेते हैं हम Q समीकरण 1 है। इसके आगे हमें जरूरत पड़ी तो अब हम लोग करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करते हैं। क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे, √3 का 3 हो जाएगा, Q का Q² हो जाएगा, और P का P² हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जब 3 को इधर ले जाएंगे तो Q² जो है ये यहीं रह जाएगा, P/3 हो जाएगा, P²/3। तो अभी हमने सीखा था एक परिमेय कि कोई भी अपरिमेय संख्या किसी भी संख्या के वर्ग को अगर भाग दे रही है तो वो उस संख्या को भी भाग देगी। यानी 3 जो है P² को भाग दे रही है तो 3 P को भी भाग देगी। इसलिए अब हम लिखेंगे तब लिखेंगे कि 3 जो होगा, 3 क्या करेगा, 3 जो है हमारे पास यहाँ पर लिखेंगे P/3 भी हो जाएगा। 3 जो है P को भी भाग देगा, तो कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा, कुछ उत्तर आएगा। तो हमें नहीं पता है तो मान लेते हैं कोई संख्या क्या है, C है, जो कि मान लिया है ना, मान लिया कि कोई संख्या C है जो कि हमारे पास भाग करने पर आंसर आया। अब क्या करते हैं, P/3C लिखते हैं, 3 को उधर ले जाएंगे तो 3C। इसका समीकरण 2 मान लेते हैं, इसकी जरूरत हमें पड़ेगी, है ना। तो P का मान समीकरण 1 में देखेंगे तो लिखा हुआ है क्या, √3Q
3q बराबर में 3c लिखेंगे। यहाँ पर कहाँ से आया √3q, √3q कहाँ से आया, तो समीकरण एक से। कहाँ से आया भाई, समीकरण एक से। ध्यान से समझते रहिएगा, कहीं भी दिक्कत होगा कमेंट करके पूछ सकते हैं, है ना। तो अब आ जाओ यहाँ पर, जैसे ही ये कंप्लीट हुआ हमारे पास, इसको क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ जैसे ही हम लोग वर्ग किया तो 3 का वर्ग क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, q का q स्क्वायर हो जाएगा, और 3 का 3 का 9 हो जाएगा, है ना, और c का c स्क्वायर हो जाएगा। तो जैसे ही हमने देखो यहाँ से 3 से 3 9 काटा तो ये 3 आया, और ये 3 इधर भाग में आ जाएगा। क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा, यानी q स्क्वायर बटा में 3 बराबर में c स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर फिर एक बार वही काम आएगा, ये वाला काम। क्या वाला भाई, तो ये वाला कि जैसे यहाँ पर 3p स्क्वायर को भाग दे रहा था तो 3p को भी भाग दिया, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी है, 3 अगर q स्क्वायर को भाग दे रहा है तो 3q को भी भाग देगा। तो हम लिखेंगे तो q बटा में 3, और 3 जब q को भाग देगा तो कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा ही। जब आंसर आएगा तो उसको मान लेते हैं कि एक d है। जरूरी नहीं कि मैं आप d ही लिखिएगा, जरूरी नहीं है, आप कोई भी नंबर, कोई भी ऐसी तरीके के ABCD या कोई भी अक्षर लिख सकते हैं, बस छोटा होना चाहिए। मान लिया, है ना, मान लिया। अब मान लिया हमारे पास हो गया, मान लिया इसे। तो अब इसको क्या करते हैं, Q 3 को उधर ले जाते हैं तो 3D हो जाएगा। अब आगे हम लोग निष्कर्ष पे पहुंच गए कि देखो भाई, यहाँ पर समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से, है ना। तो समीकरण 2 में देखो क्या लिखा हुआ है, p बराबर में 3c लिखा हुआ है, p बराबर में 3c लिखा हुआ है, और समीकरण 3 में लिखा हुआ है q बराबर में 3d। तो हमने सीखा था, ये ऊपर माना था कि p और q क्या है, एक सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या का मतलब HCF जो होता है एक होता है। किसी भी संख्याओं का गुणनखंड जो होता है समान उभयनिष्ठ कुछ भी संख्या नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर देखो p और q का दोनों को संख्याओं को देख रहे हैं, यहाँ पर उभयनिष्ठ संख्या मिल रहा है। कौन सा उभयनिष्ठ संख्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, कि जो कि दोनों में है। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर इन दोनों संख्याओं का जो है हमारे पास, इन दोनों संख्याओं में 3 क्या है, उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर HCF जो होगा, HCF वो क्या हो जाएगा, HCF ऑफ PQ वो 3 आ रहा है। तो जब P और Q 3 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था कि इसका HCF 1 हो जाए। तो यहाँ पर यह गलत है, यह गलत है कि HCF P और Q का, हमने क्या माना था, P और Q का 1 होगा। अरे हमने तो मान लिया था कि पे HCF 1 होगा, लेकिन HCF कितना निकला, 3 आया। तो हम मान लेंगे हमने गलत है, यह गलत है कि HCF P और Q क्या होगा, 1 होगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, हम लोग और क्या लिखेंगे, हम लोग अब और लिखेंगे कि हमने माना था, हमने √3 को, हमने यह गलत माना, हमने यह गलत माना कि P और Q सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। हमने क्या माना कि P और Q क्या है, सहअभाज्य संख्या है, और साथ ही साथ क्या माना, और HCF भी एक नहीं होगा इसका। तो अतः हम लिखेंगे, अतः √3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 एक
यहाँ पर लिख देंगे कि रूट पी और क्यू क्या है, अभाज्य संख्या है, और √3 जो है, √3 एक परिमेय संख्या है, √3 एक परिमेय संख्या है। अतः लिखेंगे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अगर कहीं भी आपको दिक्कत हो ना, कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप इसको नोट कीजिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग सीखते हैं, उदाहरण नंबर 10 है कि हमारे पास 5 माइनस √3 जो है एक अपरिमेय संख्या है, इसे सिद्ध कीजिए। तो इससे पहले जब भी हमने √2 और √3 को सीखा, वो उससे भी ये आसान है ना। चलिए मान लेते हैं आपने सीखा कि कोई भी अपरिमेय संख्या को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए सबसे पहले उसे परिमेय मान लेते हैं। तो माना कि 5 माइनस √3 जो है एक परिमेय संख्या है। क्या है भाई, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो 5 माइनस √3 बराबर p/q के रूप में लिख सकते हैं ना, जहां पर q क्या होता है, 0 के बराबर नहीं होता है। अब यहाँ पर p और q क्या है, p और q जो है सहअभाज्य, हमेशा सहअभाज्य होना बहुत जरूरी है ना। अभाज्य संख्या है। क्या भाई, सहअभाज्य संख्या है। तो सहअभाज्य संख्या है तो p और q का जो HCF होगा, वो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अब 1 हो जाएगा, इतना तो छोड़ दीजिए, हो गया। अब यहाँ पर आइए, इसको दोबारा हम लोग लिखते हैं और इसके बाद की बात को समझते हैं। -3 बराबर p/q। p/q क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है, आपको पता है, क्योंकि p और q दोनों क्या है, पूर्णांक होता है। चलिए अब क्या करेंगे कि इसको इधर लाएंगे और √3 को इधर लेंगे, यानी 5 माइनस p/q बराबर में √3। तो आपको पता है कि p और q क्या होता है, पूर्णांक होते हैं, तो ये एक रैशनल नंबर है, और ये भी परिमेय संख्या है, और ये भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन हमें पता है कि √3 अभी हमने सिद्ध किया क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये क्या हो गया, परिमेय हो गया, और ये क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। तो यहाँ पर एक हमारे पास विरोधाभास क्या पैदा होता है, विरोधाभास पैदा होता है। इसका मतलब क्या, एक विरोध होता है, विद्रोह होने लगेगा, झगड़ा होने लगेगा कि परिमेय हो गया, ये अपरिमेय हो गया, कैसे बराबर हो जाएगा, है ना, कैसे बराबर हो जाएगा। तब कहेंगे हम कि यहाँ हमें पता है कि परिमेय और अपरिमेय कभी बराबर नहीं होते हैं। अतः यह विरोधाभास क्या कहते हैं, विरोधाभास जो है हमारे गलत मानने से हुआ है। हम कि क्या हमने गलत माना था, हमने गलत माना था कि 5 माइनस 5 घटाओ √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या
है। अतः अतः हम लोग कह सकते हैं कि 5 घटाओ 3 जो है √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। लिख सकते हैं ना। इस तरीके से आप लिखेंगे कि देखो क्या कहेंगे कि माना कि हमने 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या है तो p/q के रूप में लिखेंगे, और ये सअभाज्य संख्या है जिसका HCF 1 होता है। तो हमने वही काम लिखा, फिर √3 को उधर लेकर p/q के इधर ले, तो हमें पता चला कि 5 माइनस p/q एक परिमेय संख्या है, क्योंकि p/q भी क्या होता है? एक परिमेय संख्या। और √3 क्या होता है भाई? हमने अभी अभी सिद्ध किया कि एक क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। तो हमें पता है कि परिमेय और अपरिमेय क्या होता है? कभी बराबर नहीं होते हैं। यह विरोधाभास हमारे गलत मानने से यहाँ पर गलत मानने से हुआ है कि √5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, अतः 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, हम इसे कह सकते हैं। ये हो गया हमारे पास सिद्ध, इतना ही में, है ना। तो आप इसे नोट कीजिए। तो अगला हम लोग एग्जाम्पल जो कि उदाहरण है 11 नंबर देख लेते हैं वो भी। चलिए अब हम लोग सीख लेते हैं कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, उसे कैसे सिद्ध करेंगे हम लोग। तो चलिए सिद्ध करेंगे के लिए हम लोग क्या करेंगे? मान लेंगे कि माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है। जब परिमेय संख्या है कोई भी संख्या, तो उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में बिल्कुल लिख सकते हैं। जहां पर q क्या होता है? एक q जो होता है एक पूर्णांक होता है, p और q दोनों पूर्णांक होता है, और q जो होता है 0 के बराबर नहीं होता है। और यहाँ पर p और q क्या है? एक p और q सहअभाज्य संख्या है। क्या है? सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है। तो p और q जो होते हैं, p और q क्या है? सहअभाज्य संख्या है। तो HCF जो होगा p और q का HCF जो होगा वो 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। अतः हम उसी को फिर से लिखते हैं कि 3√2 बराबर p/q। अब यहाँ से हम 3 को इधर ले जाते हैं, तो यहाँ पर क्या है? तो √2 और 3 क्या है? गुना में है, इधर जाएगा तो क्या होगा? भाग में हो जाएगा। √2 बराबर में p/3q हो जाएगा, 3q हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो कि p/q क्या है? एक परिमेय संख्या है। p/q क्या होता है? परिमेय संख्या के रूप में होता है ना, क्योंकि दोनों पूर्णांक होता है, तो पूर्णांक संख्या क्या हो जाती है? परिमेय संख्या हो जाती है। और 3 भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पर √2 जो है, अभी हमने सिद्ध किया था कि क्या है? वो एक अपरिमेय संख्या है ना। तो अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पर देख लो आगे क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें दिखा कि एक क्या है? अपरिमेय है। और ये क्या है? परिमेय है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि यह कभी भी परिमेय के बराबर नहीं होता है। क्या होता है भाई? कभी भी अपरिमेय जो होता है परिमेय के बराबर नहीं होता है। अतः हमारे पास यह मानना गलत है। यह समस्या या फिर यह विरोधाभास हमारे गलत
मानने से हुआ कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो अतः हम कहेंगे कि 3√2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए इतना हो गया। तो अब क्या करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद ये हमारा पूरा क्या हो गया, परिचय खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग उदाहरण हो गया। अब इसके बाद प्रश्नावली 1.3 को हम लोग देखेंगे। तो इसको पहले आप नोट कर लीजिए, तो हम लोग उसे देखेंगे, है ना। चलिए